भारतीय विज्ञान की कहानी की आपसे चर्चा कर रहे थे, तो ये चौथा एपिसोड है, सृष्टि का विकास। बड़ा आश्चर्य है, जिस विज्ञान की गाथा हम गाते थकते नहीं हैं, उसमें डार्विन विकासवाद के लिए पूरी दुनिया में आज जाने जाते हैं। डार्विन बहुत परेशान होकर कहते हैं, मैं अपने बाबा सर इरस्मस डार्विन से ये कैसे कहें कि बाबा, धरती 4000 वर्ष पुरानी नहीं है, 6000 वर्ष पुरानी नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी है। और तब मैंने बहुत दिन बाद, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले, प्रोफेसर पंत, डी पंत, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो बड़े रिनाउंड पेलेबॉटनिस्ट थे और इस पर प्रकृति के इतिहास पर, नेचुरल हिस्ट्री पर, की हिस्ट्री ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पर बात करते थे, उनको सुना और वो कहते हैं, बहुत अच्छे से बोले, नाउ द साइंस इज कमिंग नियर टू वेद। वेद के पास आ रहा है विज्ञान। और वेद में कहा, क्या कहा कि भाई ये तो बहुत पहले से है, ये अनादिकाल से है। और तब जब गीता में जो उसकी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है, काल गणना का वर्णन है, और उसको ठीक से देखें तो श्रीपाद दामोदर सातवालेकर की किताब, जो गीता और वेदों की टीकाएं हैं, उनमें बड़ा सुंदर से लिखते हैं, कैलकुलेशन करके लिखा है कि ये तो 4.5 4.6 बिलियन ईयर निकलता है धरती की उत्पत्ति, और सूरज उसके पहले का है, और कौन कौन से पहले के हैं। तो ये सारा विकास का जो क्रम चलता है, इसका पहला ठीक से विवरण वेदों में मिलता है और फिर पुराणों में मिलता है। वेद में भी जो पुरुष सूक्त है, उसमें घोड़े का वर्णन, बकरी का वर्णन, नगरों का वर्णन, मनुष्य का वर्णन, वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, ये सारा मिलता है। लेकिन इससे और पहले का वर्णन नासदीय सूक्त में मिलता है। तो अलग अलग ऋषियों के उसमें चिंतन में थोड़ा बहुत वर्णन अलग हो सकता है, लेकिन मूल बिंदु एक ही रहती है, और ये अनादि है, अनंत है। सृष्टि की उत्पत्ति माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्म क्या है? और तब ब्रह्म से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से फिर ये तमाम सारे जल महातत्व, और महातत्व से फिर धरती, और ये सब तैयार हुए, अग्नि, वायु, जल, इनसे। और बड़ा सुंदर कहा, भैया सब कुछ तो इसी से बना है। तो तुलसी बाबा ने सरलतम भाषा में कह दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित हरदम शरीरा। इसी से सबका निर्माण हुआ। और ये इनका भी धीरे 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 अत्यंत दीर्घ काल में, करोड़ों नहीं अरबों वर्षों में, आज इसको विज्ञान ठीक से समझ पाने में की तरफ, ठीक से समझने की तरफ जा रहा है। हमने कम से कम 30 से 35 साल इसको पढ़ा कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, और 250 मिलियन ईयर पहले कैसी वनस्पतियां थी, 6 करोड़ साल माने लगभग 60 मिलियन ईयर, 4.6 मिलियन ईयर, ये सब कैसे कैसे तरी। और फिर बाद में मनुष्य, जब सारी तैयारी हो गई विकास में, तब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और तब वो सतयुग के जो ऋषि थे, जिनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पहले लोगों ने, बड़े हिस्ट्री के बड़े जानकार लोगों ने, केवल इतना कहा वो हंटर गेदरर था। उस हंटर गेदरर के बीच में वो सही था, मैंने ये नहीं करूँगा, नहीं था। उन हंटर गेदरर्स के बीच में एक ऋषि, कोई हजारों में एक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, अगस्त, और फिर हजारों हजार नाम है। ये चिंतन करने वाले लोग। चिंतन कैसे? इनने अपनी तपस्या से, साधना से, प्राणायाम से, योग से सब जीत लिया था, अपने इंद्रियों को जीत लिया था। और तब इनने सृष्टि के विकास क्रम का पूरा वर्णन किया है, पूरा वर्णन विकास क्रम का किया है।
मैं धन्यवाद देता हूँ डार्विन को, ऐसा नहीं कि गड़बड़ है, लेकिन डार्विन ने तो बेचारे ने एम्ब्रियोलॉजी और बॉडी थोड़ा सा किया कि किसके हाथ का, किसके एम्ब्रियो का, हाथ का पाँव की क्या समानता है। चिड़िया के पंख है, चिड़िया की पूंछ है, चिड़िया की टांग है, ये कौन आगे का है, कौन पीछे का है, कैसे चोंच का विकास हुआ, अच्छा है, थैंक गॉड। और बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन मन का विकास कैसे हुआ, बुद्धि का विकास कैसे हुआ, चिंतन करने का विकास कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे हुआ, इस पृथ्वी का विकास और कैसे हुआ, क्लाइमेट चेंज की और क्या क्या इतिहास हैं, उस प्रभाव का आकलन क्या हुआ, प्लैनेट्स का विकास कैसे हुआ, प्लैनेटरी साइंस का विकास कैसे हुआ, इनका मनुष्य पर प्रभाव क्या रहा, सारा का सारा विवरण बहुत विस्तार से भारतीय संस्कृति में मिलता है। मेरा कहना ये है कि क्या ये भारतीय विज्ञान की कहानी नहीं है? और यदि ये कहानी है, भारतीय विज्ञान का इतिहास है और लिखा हुआ है, केवल कहा नहीं, और इसके आधार पर जो नया विज्ञान है पूरे विश्व का, वो तो बड़ा नया है। तो नया विज्ञान वहीं पहुंच रहा है जहां पहले का था। तो फिर क्या पुराने को रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? मेरा कहना है अब विज्ञान के साथ वेद को बढ़ाना चाहिए, विज्ञान के साथ वेद की इन चीज़ों को लेना चाहिए और वैदिक विज्ञान पर बहुत गहरा अनुसंधान करना चाहिए। जब वैदिक विज्ञान में इसका गहरा अनुसंधान करेंगे तो मॉडर्न साइंस को, आधुनिक विज्ञान को और आधुनिक मानव सभ्यता को बहुत अच्छी रास्ता मिलेगी। आपको आश्चर्य लगेगा, चाहे भाषा का हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे संगीत का हो और भोजन का हो, बुद्धि के विकास का हो, इंद्रिय निग्रह का हो, देखने का हो, सब में योग बहुत आगे है। और ये जानकारी तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य योगी हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता जो पूरी दुनिया में मानव मात्र के लिए सबसे अच्छा संदेश है और संपूर्ण मानवता का श्रेष्ठतम संविधान है, उसमें कहा ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। और देखिए यूनाइटेड नेशन भी ज्ञान को ही पर आधारित कहता है ना, ज्ञान पर आधारित सस्टेनेबल सोसाइटी होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी होनी चाहिए, तब मनुष्य को सुख मिलेगा। है? तो समाज की जड़ता समाप्त हो, समाज में वसुधैव कुटुंबकम हो, समाज ज्ञान आधारित हो, समाज सत्य पर आधारित हो, यही तो होना चाहिए विश्व के लिए। इसके विकास को समझें, विज्ञान को समझें, अध्यात्म को समझें और मनुष्य को सुखी कैसे रहे, समृद्ध कैसे रहे और प्रसन्न कैसे रहे। तो प्रसन्न रहने का जो आनंद है, जो हैप्पीनेस है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये सोचिए किसको नहीं चाहिए? केवल कुछ लोगों के ईगो के कारण मानवता नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसको सोचें तो सृष्टि के विकास का बहुत सुंदर विवरण इन ग्रंथों में मिलता है। विद्वान लोग ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे। ये चौथा चैप्टर भारतीय विज्ञान की कहानी का बना और अब अगले में आएंगे जो भारतीय विज्ञान की कहानी में पंच महाभूत हैं, ये क्या हैं, इसको अगले एपिसोड में देखेंगे, 5वां एपिसोड। नमस्कार।